सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना, वो बात करेंगे वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में। ठीक है, तो गाइस पहली जो चीज है हमने पिछले सेक्शंस में आपको बताई थी, सेक्शन 5 के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि कंडीशंस क्या क्या हैं एक लॉफुल मैरिज के लिए। ठीक है, सेक्शन 5 में सारी 5 कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाई थी। इस बात का भी मैंने बताया था कि भाई साहब अगर कोई बंदा 18 साल से नीचे है, लड़की अगर, और लड़का अगर 21 साल से नीचे, तो क्या वो जो मैरिज होएगी उनके बीच में वो वॉइड होगी, वॉइडेबल होगी। मैंने वहां पे भी बताया था और यहाँ पर भी वापस से आपको ये चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में जो हम कंसेप्ट समझेंगे, पहले मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहली थिंग जो हम समझेंगे इस वीडियो में, दैट इज वॉइड मैरिज। कि वॉइड मैरिज होती क्या है सेक्शन 11 के थ्रू। सेक्शन 12 में बता रखा है कि वॉइडेबल मैरिज क्या होती है भाई साहब। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको मीनिंग जब समझाऊंगा समझ आ जाएगा। थर्ड बात कि भाई साहब चलो मान गया कि मैरिज जो हुई, फॉर एग्जांपल ए और बी पर्सन के बीच में मैरिज हो गई और उनके बीच में एक बच्चा भी, मतलब उनके वेडलों के थ्रू एक बेबी हुआ। ठीक है, तो उस बेबी की क्या लेजिटिमेसी रहेगी? लेजिटिमेसी रहेगी नहीं रहेगी? क्योंकि देखो ऐसे है, चलो शादी टूट गई लेकिन बच्चा तो ऊपर नहीं रह सकते ना, तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? बच्चा लीगली किसके पास जाएगा? ठीक है, और बच्चे के मेंटेनेंस का क्या राइट है नहीं है, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। चौथी चीज कि एज फैक्टर वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में आता है नहीं आता। ठीक है ना, तो ये 4 कंसेप्ट हम समझेंगे और अगर कोई पनिशमेंट है इनकी वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहली थिंग जो हम समझेंगे दैट इज सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 जो है ना गाइस, वो बात करता है वॉइड मैरिज के बारे में। व्हाट इज वॉइड मैरिज? वॉइड मैरिज वो मैरिज है जो, आपने वर्ड सुना होगा वर्ड अब इनिशियो, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग अब इनिशियो, तो एक लीगल टर्म इसके लिए यूज होती है, आपने लॉ के अंदर सुनी होगी, अगर लॉ स्टूडेंट हो नहीं हो तो इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, कि शुरू से ही जो वेडलॉक भाई साहब लीगली नहीं था लेकिन ये उसको चलाते आ रहे थे। ठीक है, ऐसा कोई भी अगर आप इलीगल काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप काम तो कर रहे हो, अब यूं कोई कहोगे कि भाई साहब ये काम तो चल रहा था, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई साहब कुछ भी कह रहे हो कि आप ये इलीगल है, तो काम चलना का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब वो काम लीगल है। इलीगल काम भी बहुत सारे चलते हैं। ठीक है, वैसे ही इलीगल मैरिजेस भी होती हैं। ठीक है, इलीगल मैरिजेस मतलब कि सेक्शन 11 में बता रखी है वॉइड मैरिजेस के बारे में। इलीगल मैरिज से मतलब मेरा है जो वो है वॉइड मैरिज के बारे में। ठीक है, तो आपको इससे एक जवाब भी मिलेगा आपके क्वेश्चन का कि 18 साल से नीचे की लड़की 21 साल से नीचे का लड़का शादी करा सकता है, तो उसका जवाब भी आपको जरूर मिलेगा इन 2 डेफिनेशंस के बाद। ठीक है, तो गाइज आपने एक चीज देखी होगी, सेक्शन 11 जो वॉइड मैरिजेस के बारे में बताता है, वो ये कहता है कि भाई साहब ऐसी कोई भी मैरिज जो कॉन्ट्रावीन करे कौन सी कंडीशंस को, सेक्शन 5 क्लोज 1, सेक्शन 5 क्लोज 4 एंड सेक्शन 5 क्लोज 5। ठीक है, ध्यान से वापिस से बोल देता हूँ, सेक्शन 5 क्लोज 1, सेक्शन 5 क्लोज 4 एंड सेक्शन 5 क्लोज 5। ठीक है ना, तो एक चीज वापस से आपको बता दूं, सेक्शन 5 जो क्लोज 3 है ना, वो कहता है कि भाई साहब 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की होनी चाहिए कम से कम फॉर अ वैलिड मैरिज। सेक्शन 5 के अंदर क्लोज 3 के अंदर ये कहा रखा है ना, कंडीशन फॉर अ वैलिड मैरिज, वैलिड हिंदू मैरिज। ठीक है ना, तो इस वॉइड मैरिज के अंदर एक चीज दिमाग लगा के सोचिएगा, कहीं पे भी सेक्शन 5 क्लोज 3 दिखा दो, ठीक है ना, तो ये मैरिज वॉइड हो जाएगी। लेकिन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है वॉइड मैरिज तो नहीं है। ठीक है ना, तो यस, कोई भी मैरिज अगर 18 साल से नीचे की लड़की और 21 साल से नीचे का लड़का करता है, दैट इज नॉट वॉइड। ठीक है, सेक्शन 5 क्लोज, अब मैं बात करता हूँ कि ये 3 जो क्लोजेज हैं वो कौन कौन से, आपने सेक्शन 5 के अंदर पढ़े होंगे लेकिन फिर भी बता दूं। क्लोज 1 कहता है कि भाई साहब स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, अगर लड़की है तो उसका पति जिंदा नहीं होना चाहिए, लड़का है तो उसकी पत्नी जिंदा नहीं होनी चाहिए।
मतलब कि उससे मतलब वो सेकंड जब मैरिज कर रहा होगा तो उसकी वाइफ पहले से नहीं होनी चाहिए हिंदू लॉ के अंदर, ठीक है ना। अगर लड़की है तो उसका कोई पहले से एक हस्बैंड नहीं होना चाहिए लिविंग एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। क्लॉज 4 बात करता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कौन से भाई साहब? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स वो हैं जो कि हमारे कस्टम्स हमको बताते हैं कि भाई साहब इन कस्टम्स में आपको पता है कि इन पर्सन से आप मैरिज नहीं कर सकते। दैट इज रियल ब्रदर सिस्टर। मतलब अगर कोई चाची है, मतलब अपनी फैमिली की जो मेन सगे होते हैं, दैट इज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना। कि कोई भी अगर सगा रिलेशनशिप मतलब अपने एंसेस्टर जो भी अपने फादर साहब के वो हैं, अपने ब्लड रिलेशनशिप है, फुल ब्लड रिलेशनशिप है, उसमें नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सेपेंडर रिलेशनशिप्स। सेपेंडर रिलेशनशिप्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे दादा के 2 भाई हैं, मेरे दादा और मेरे दादा के ब्रदर, मेरे दादा के 2 बच्चे, मेरे पापा और मेरे चाचा जी, और मेरे दादा के भाई के भी 2 बच्चे, ठीक है। वो भी मेरे चाचा हुए, वैसे तो बोलने में तो मेरे चाचा ही हुए ना, दोनों के दोनों। उनके भी उन दोनों के 2 बच्चे, एक ट्री बना लेना, आपको समझ आएगा। मेरे दादा और दादा के ब्रदर हो गए, इनके भी 2 बच्चे, इनके भी 2 बच्चे, इनके भी आगे 2 बच्चे हो गए, इनके भी आगे 2 बच्चे हो गए, ठीक है ना। ठीक है, देखो एक तो था मैं, दूसरा कोई मेरा ब्रदर, ठीक है ना। अब बात आती है ऐसे ही हर एक का होगा कि मेरे दादा के भाई के जो बेटे हैं, मतलब मेरे दादा के भाई के पोते जो हो गए, ठीक है, वो भी मेरे भाई हुए। तो ये जो पर्सन है ना, ये मेरे सेपिंडा रिलेशनशिप रहता है, जो पिंड के अंदर आता है, पिंड बोलते हैं पिंड, ठीक है ना। तो ये जो अपनी फैमिली के परव्यू के अंदर आते हैं, जिससे दादा के भाई के पोते हो गए, ठीक है ना, पापा के भाई हो गए, मेरे चाचा, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल लगा लो अपने फादर साहब के भाई, मतलब अपने ताऊ के बेटे हो गए, तो वो भी अपने बच्चों के या आपके बच्चों के क्या होंगे? सेपेंडा रिलेशनशिप्स के अंदर आएंगे, है तो फैमिली के अंदर ही ना, ठीक है। चाहे दादा के भाई के पोते हैं, है तो फैमिली में ही ना, ठीक है ना। तो ये सारे सेपेंडा रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है ना। जो अपने तीन क्या कहते हैं इसको, पीढ़ियां आ गई एक तरह से, दादा मेरे पापा और अगर है तो मतलब जिस तरह अगर मेरे दादा और हो गए, मेरे दादा के भाई और हो गए, ठीक है, मेरे चाचा और हो गए, मेरे पापा और हो गए, उसके बाद मैं आ गया, ठीक है। तीनों परव्यू के अंदर आ गए, सेपेंडा रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। तो इनके अंदर भी आप मैरिज, तो ये तो था गाइस वॉइड मैरिज, जो सेक्शन 11 के अंदर समझा रखे। अब बात जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं गाइस सेक्शन 12 की, जो बात करता है वॉइडेबल मैरिज के बारे में। अब वॉइडेबल क्या होती है कि जो वॉइड अब इनिशियो तो नहीं थी, मतलब पहले तो नहीं थी भाई साहब, अब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फ्रॉम द बिगिनिंग तो भाई साहब वो मैरिज लीगल थी, इलीगल नहीं थी। बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए ऐसे जो कि उसको इलीगल बना के चले गए, ठीक है ना। तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो एक चीज आपने वापस से गौर की होगी कि इसमें लिखा हुआ है एनी कि जो वॉइडेबल मैरिज होगी वो मैरिज होगी जो कॉन्ट्रावीन करेगी कौन सी कंडीशन को? सेक्शन 5 क्लॉज 2, ठीक है। अब दिमाग थोड़ा सा लगाओ और थोड़ा सा दिमाग घुमाओ। वॉइड मैरिज जो है वो बात करता है सेक्शन 5 के क्लोज 1, क्लोज 4 एंड क्लोज 5, और ये बात करता है 2 के बारे में। तो कहीं पे भी इन दोनों में सेक्शन 3 मतलब क्लोज 3, सेक्शन 5 क्लोज 3 कहीं पे भी नहीं है जो कि 21 और 18 साल की एज को डिफाइन करता है फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज। तो क्या 21 और 18 साल की वजह से मैरिज वॉइडेबल या वॉइड हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि दोनों में ही सेक्शन 5 क्लोज 3 है, नहीं है ना, मिसिंग है, ठीक है ना। इसलिए वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के अंदर ये नहीं आती। इसकी पनिशमेंट भी है, ऐसे नहीं है पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट डेफिनेटली इज देयर। तो गाइस सेक्शन 12 जो ये कहता है, ये बात करता है कि भाई साहब अगर कोई भी बंदा कॉन्ट्रावीन करता है कौन सी कंडीशंस को? सेक्शन 5 क्लोज 2 को, जो की बात करता है कि भाई साहब बंदा इंसेन होना चाहिए, अनसाउंड माइंड हो गया हो, दिमाग से पागल हो गया हो, ठीक है ना। उस टाइम में तो पागल नहीं था, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि भाई साहब पागल हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट के बाद
ऑपरेशन हुआ, दिमाग सटक गया, ठीक है ना, पागल हो गया, तो वो होता है भाई साहब सेक्शन 5(2) के अंदर आता है, और उसकी वजह से मैरिज वॉइडेबल हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12। ठीक है, अब तो ये बात, दोनों कंसेप्ट हमको क्लियर हो गया, आप समझ गए वॉइड और वॉइडेबल में फर्क। वॉइड क्या होती है, अब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग होती है, जो उसके बाद ये वॉइडेबल कौन सी होती है, जो बाद में होती है। तो गाइस वॉइड के अंदर कौन सी कंडीशन है कि अगर भाई साहब कोई बंदा सेक्शन 5 क्लोज 1 क्लोज 5 क्लोज 4, सेक्शन 5 क्लोज 1 क्लोज 4 क्लोज 5, ठीक है ना, सेक्शन 5 के ये तीनों क्लोजेस को अगर कॉन्ट्रावीन करता है तो वॉइड मैरिज। उसके अंदर वॉइडेबल के अंदर क्या है, सेक्शन 5 क्लोज 2, ठीक है। तो 3 नहीं है, क्लोज 3 नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो भी बंदा अगर मैरिज करता है 21 साल से नीचे की एज में लड़का, और अगर लड़की की 18 साल से नीचे की है, तो भाई साहब वो वॉइड और वॉइडेबल के अंदर नहीं आएगी। ये तो मिल गया सवाल का जवाब। अब बात आती है कि भाई साहब अगर हमारा कोई भी बंदा मैरिज कर लेता है वॉइड या वॉइडेबल, और उनका बच्चा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा है, वो बंदा 10 साल से एक वेडलॉक के अंदर रह रहे हैं, उनकी 10 साल हो गए मैरिज को, बच्चा हो गया, बच्चा था 6-7 साल का बच्चा था, तो क्या हुआ, उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, उसके और उसके पति की दिमाग गई संतुलन खो बैठा, वो बंदा इंसेन हो गया, तो वो वॉइडेबल मैरिज के अंदर आ गया। अब बात आती है उस बच्चे का क्या होगा, अब वो बच्चे का क्या होगा। सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है लेजिटिमेसी के बारे में फ्रॉम चाइल्ड ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज, ठीक है, कि क्या लेजिटिमेसी होगी उस चाइल्ड की जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के थ्रू हुआ है, ठीक है ना। तो अब बात आती है एक जनरल कंसेप्ट की, जो मेरे दिमाग में भेजे में नहीं पड़ रही, जो बच्चों के भेजे में भी नहीं पड़ रही होगी, मतलब मेरे तो भेजे में है लेकिन कईयों के नहीं पड़ रही होगी, कि भाई साहब फॉर एग्जांपल बच्चा था वॉइड मैरिज में, सॉरी मतलब वॉइड मैरिज थी, बच्चा हो गया, ठीक है ना। अब वो बाप भी नाट गया, माँ भी नाट गई, बच्चा कहाँ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चा भी अच्छी एज का था, वॉइड मैरिज में आ गए, बाद में पता चलेगा पनिशमेंट होगी, ठीक है ना। तो डाइवोर्स के टाइम में पता चला कि भाई साहब तो वॉइड मैरिज थी, या फिर बंदे ने वॉइड मैरिज का मतलब दावा डाला, तो भाई साहब क्या हुआ, उस बच्चे का क्या होगा। That child has a right to claim maintenance अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। वो बंदा बच्चा जो है, अगर दोनों के माँ बाप मतलब उसके जो दोनों माँ बाप हैं, अगर भाई साहब उनको रखने के लिए मना कर देते हैं, तो वो बच्चा भी क्या है, दोनों के ऊपर क्लेम डाल सकता है कि भाई साहब हमको कुछ ना कुछ कैश दो हमारे जीवन की गुजारे के लिए। अगर बच्चे अच्छी एज में है तो, क्योंकि छोटे बच्चों को नॉलेज नहीं होती ना इन चीजों की, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो दे कैन क्लेम मेंटेनेंस, उनका गार्डियन है कोई भी बंदा भाई जिसके पास वो रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल भाई साहब एक लड़का है, नकटा है, जमा नीरा नकटा, भाई साहब लड़की से ब्याह कर लेता है, दैट इज फ्रॉम वॉइड रिलेशनशिप, समझ रहे हो, जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सेपेंडा रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। दोनों का भाई साहब बाद में वॉइड मैरिज का दावा डलता है, वॉइड मैरिज डिग्री ऑफ नलिटी पास होती है कि मैरिज इज नल एंड वॉइड, ठीक है ना, उसकी वो डिग्री पास हो जाती है। तो वो लड़का क्या करता है, दादे के पास अपने बच्चों को रख दे, उसके बच्चे के दादे के पास, मतलब कि उस बंदे के पापा के पास उसको रख के चला जाता है कि मैं भी घर छोड़ के जा रहा हूँ, ये सारी ओब्लिगेशन से बचने के लिए, फैमिली ओब्लिगेशन से बचने के लिए। तो क्या होता है, वो दादा उसके बाप के ऊपर उस एज ए गार्जियन उसका मतलब है वो, तो वो क्या करेगा, उसके बाप के ऊपर क्लेम डाल सकता है कि भाई साहब पीछे लेके जा, छोरा तेरा मैं क्यों संभूं, ठीक है ना। तो वहां पर वो क्लेम डाल सकता है। ऐसा इंडिया में नहीं होता, क्योंकि बाप मतलब यार ऑब्वियस सी बात है, अपने जो फादर साहब होते हैं या अपने मदर होते हैं, वो अपने मतलब चाहे लड़का नकटा हो लेकिन वो उसके टुवार्ड फिर भी अट्रैक्टेड रहते हैं कि भाई साहब वो होता है ना एक भाई कि हाँ हमारा बच्चा है, चल यार कोई नहीं, ठीक है ना, वो चीज होती है यार, और कुछ नहीं होता। ये चारों के चारों कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपके बच्चे का क्या होगा, ठीक है ना। वॉइड मैरिज में जो है वो डिक्रेटिव नलिटी पास होती है कि भाई साहब डिग्री पास हो जाती है कि भाई साहब मैरिज वॉइड है, ठीक है ना। तो ये थी वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, यार जितने बंदों को शेयर कर सकते हो करो, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट में कमी नहीं रहने दूंगा, ठीक है। एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड
सैटरडे एंड संडे, ये 4 दिन वीडियो आएगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।